हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस और साइंस में सबसे पहले हम करेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, लेकिन हम इन चेंजेस से इतने रूबरू हो चुके हैं कि हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे दूध का फट जाना, सांस लेना, दूध से दही बनना, खाना पकाना आदि। तो चलिए समझते हैं ये चेंजेस आखिरकार होते क्यों और कैसे हैं। बच्चों, हमारे आसपास दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस को। ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ जम जाती है और फ्रिज से बाहर निकालने के बाद बर्फ पानी में बदल जाती है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है फिर से उसी सब्सटेंस में बदल जाना। कई बार हमारे साथ यह होता है कि हम किसी पेज को रफ समझकर उसे क्रश करके फेंक देते हैं, फिर हमें याद आता है ओह उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी, तो फिर से हम उस पे क्रश किए हुए पेपर से सीधा करके रख लेते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल से हमने समझा कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। थर्ड पॉइंट इज दीज चेंजेस आर टेम्परेरी। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये कुछ समय के लिए होते हैं। आइए अब समझते हैं केमिकल चेंजेस को। ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसी चेंज जिनमें नया सब्सटेंस बनता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, लकड़ी के जलने के बाद हमें राख के रूप में नया सब्सटेंस मिलता है। These changes are irreversible। Irreversible का मतलब है हम इस नए बने हुए सब्सटेंस को फिर से उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे राख को हम वापस से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और उसी प्रकार पकाए हुए खाने को हम कच्चे खाने में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज चेंजेस आर परमानेंट। बच्चों, ये कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल से समझा ही था, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। उसी प्रकार केमिकल रिएक्शंस को भी हम किसी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट एग्जांपल इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना। सेकंड एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से प्यूरिफाई होकर जो ब्लड में हमारी ग्लूकोज मौजूद होती है उसके साथ मिक्स हो जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे की कोई भी चीज ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, जंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब हम गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डाल के रख देते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। दही में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब हम मैग्नीशियम की किसी रिबन को हवा में बर्न करते हैं तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का यह रिबन व्हाइट फ्लेम के साथ जलने लगता है और व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है। इस पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी में दोस्तों हमने देखा दो सब्सटेंस ने मिलकर यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, एक नया सब्सटेंस जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए बच्चों अब देखते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। फर्स्ट इज
चेंज इन स्टेट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्शन के पहले व बाद में सब्सटेंस के स्टेट में चेंज देखने को मिल सकते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड। दूसरा चेंज हो सकता है दोस्तों चेंज इन कलर, यानी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट के कलर में बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, रिएक्टेंट का कलर था पिंक और प्रोडक्ट का कलर क्या हो गया है, ब्लू और ग्रीन। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब दोस्तों कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी न किसी फॉर्म में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, यानी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट के टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको केमिकल इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? किसी रिएक्शन को जब हम सिंबल या फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। आपने दोस्तों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रिएक्टेंट को। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हम देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होते हैं। किसी केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इन अ इक्वेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्ट्स एज प्रोडक्ट। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और वह टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों अपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो जरूर पढ़ा होगा, जिसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के होने से पहले और बाद में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। दोस्तों इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए देखते हैं कैसे। जिंक को अगर हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो रिएक्टेंट साइड में जिंक के एटम है 1 और प्रोडक्ट साइड में जिंक के एटम है 1। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2। अब हम देखते हैं सल्फर को, सल्फर भी 1, इस साइड भी 1, और ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट साइड में 4 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हमारी 4 हैं। तो दोस्तों ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखते हैं हम एक और इक्वेशन जो है आयरन की। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। दोस्तों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसे हम हिट व ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ड्रा बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले हमें हर फॉर्मूले को बॉक्सेज में कैद कर लेना है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम कोई भी चेंज करेंगे वह बॉक्सेज के बाहर ही होगा, यानी बैलेंस करते समय कंपाउंड के फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम प्रत्येक एलिमेंट की रिएक्टेंट व प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम की लिस्ट बना लेंगे। इसमें देखते हैं हम आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं। रिएक्टेंट साइड में हमारे आयरन है 1, प्रोडक्ट साइड में है 3। हाइड्रोजन हमारे हैं रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि आयरन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम देखते हैं थर्ड स्टेप। हम इक्वेशन को बैलेंस करना उस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम होते हैं।
इसी इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड हमारी 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4, इस साइड 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे हम बॉक्सेज के बाहर, तो यहाँ पे कर देंगे 4s2। अब हम करते हैं आयरन को बैलेंस। आयरन को बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि हम किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है। रिएक्टेंट साइड में आयरन है 1 और प्रोडक्ट साइड में आयरन है 3, तो रिएक्टेंट साइड में हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है हमारे रिएक्टेंट साइड में 8 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई दोस्तों, 3Fe + 4s2o Fe3O4 + 4s2o। सबसे लास्ट व इम्पोर्टेंट स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को चेक करना कि सभी एलिमेंट बैलेंस है या नहीं, क्योंकि कई बार हम एक एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरे एलिमेंट को अनबैलेंस कर देते हैं। चलिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देख लेते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इनको बॉक्सेस में कैद कर लेंगे। इसके बाद हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स की टेबल बना लेंगे। रिएक्टेंट साइड में हमारे हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट साइड में 1, क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1। तो इसमें क्लोरीन तो दोस्तों ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई हम करेंगे बॉक्सेस के बाहर। तो दोस्तों इसमें हमने हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्लोरीन को अनबैलेंस कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए हैं 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड क्लोरीन हो गए हैं 2। तो देख लेते हैं हमारी फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई। ये है दोस्तों हमारी फाइनल इक्वेशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके सभी रिएक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है और कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। दोस्तों आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि पानी में हमने चूना पत्थर डाल दिया है। तो चूना पत्थर डालने के बाद क्या हुआ कि भाप निकलनी स्टार्ट हो गई है। जैसे आपने घरों में देखा भी होगा दोस्तों, जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जैसे आम भाषा में हम सफेदी कहते हैं, तो चूना पत्थर को पानी में डाल दिया जाता है और इसके बाद एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है और कुछ मात्रा में भाप भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी स्मूथ पेस्ट को दोस्तों हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बर्निंग ऑफ कोयल। आपको पता ही है दोस्तों, कोयल में होता है कार्बन। जब हम इस कार्बन को हवा में बर्न करते हैं तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यह कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो दोस्तों इन एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा था दोस्तों, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाकर जो बॉडी में हमारी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देती है और जिस रिएक्शन में हमें हीट व एनर्जी मिलती है वह होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। वह रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधों को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें खाना बनाने के लिए हीट की जरूरत होती है।
तो ये सभी रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की रिएक्शन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ लर्न विद फन पर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।